गुड आफ्टरनून। बैठिए, बैठो सब। हेलो। क्या था आज का अपना डिस्कशन? पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट निकाल लीजिए, शीट निकाल लीजिए। एनर्जी डेंसिटी वगैरह ये तो था ही, है ना? तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन D5 नहीं हुआ, D5 का बी। अच्छा, ये बताओ कि D5 का बी पार्ट किस किस से हो गया? D5 का बी पार्ट कितने विद्यार्थियों से हो गया? इतनों से हो गया। अच्छा, अब देखो, जिनसे नहीं हुआ वो ध्यान से देखेंगे, और जिनसे हो गया इनमें से मैं पूछ लूंगा, है ना? तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि इम्परफेक्ट एम से अपन ने इसको फेंका है। ठीक है, देखो, इम्परफेक्ट एम का क्या मतलब होता है? देखो, यहां से थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं आपके लिए। परफेक्ट एम का मतलब तो ये होता है कि जो वेलोसिटी इसी की तरफ डायरेक्टेड होती, थोड़ा टेढ़ा हो गया तो ये इम्परफेक्ट एम हो गया। एकदम निशाने पे नहीं लगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने से क्या हुआ कि फिर ये इसका पाथ ऐसा हो गया, ये इसको रिपेल करेगा ना, तो ये ऐसे दूर हो जाएगा। अगर ये रिपेल नहीं करता तो ये स्ट्रेट लाइन में यूं जाता, है ना? ये ऐसे जाता, अगर इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगता तो। इसके धक्के की वजह से थोड़ा वैसा चला गया। तो अब अपन से क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे करीब का डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, ट्वाइस है तो स्पीड क्या होगा उस जगह पर? तो पिछले क्वेश्चन में जो आंसर निकाला उससे ये डिस्टेंस डबल है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस मान लो कुछ है D1। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस की कंडीशन ये होती है कि उस समय इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, है ना? तो ये D1 पिछले वाले सवाल में जो D निकाला होगा उसका डबल है, तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? तो यहां और वहां एनर्जी कंजर्वेशन तो लग ही जाएगा। तो वहां की काइनेटिक एनर्जी K दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी KQQ/D1। ठीक है, और कोई इक्वेशन लिखेंगे क्या? काम बन जाएगा। D1 आपको दे रखा है, V आपको निकालना है, निकल जाएगा। है क्या? और बताइए।
क्वेश्चन नंबर D3। सिक्स दे रखा है ना। क्वेश्चन D3। ये जो बड़ा स्फेयर है वो तो फिक्स है और पार्टिकल को रिलीज कर दिया, तो उस केस में फिर ये पार्टिकल इसके सेंटर से गुजरेगा। उस समय स्पीड पूछा ना इसका, तो स्पीड भी मान लिया। फिर वही इक्वेशन क्या है, अब इसमें ना के इनिशियल यू इनिशियल, के इनिशियल जीरो, तो जीरो लिखते हैं, फिर क्यों लिखे हम, के इनिशियल जीरो हो गया। अब यू इनिशियल के लिए ये डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक का 2r, तो ये आ गया के क्यू क्यू, एक का चार्ज तो क्यू और एक का माइनस क्यू, के क्यू माइनस क्यू अपॉन 2r। जब इसके सेंटर पर होगा तो इसका पोटेंशियल कितना होता है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है 3/2 के क्यू बाय आर। सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस r², r पुट किया 0, तो 3k⁴ अपॉन 2r इंटू माइनस क्यू प्लस हाफ mv²। सॉल्व कर लो, ठीक है। और बताइए, तो ये हो गया, क्या कहते हैं उसमें, पार्ट 1 में सेक्शन डी हो गया, सेक्शन ई तो हो ही गया, और सेक्शन एफ में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आगे बढ़ो पार्ट 2 में। पार्ट 2 के अंदर फिर सेक्शन डी में जाए। सेक्शन डी में कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ई में भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, देखो लोग कह रहे हैं कि आ रहा है, आ रहा है। इसमें कितने कितने डिस्टेंस होंगे, एक तो एल होगा और एक √3l, एक 2l, बस k/l, k/√3l, k/2l, k/l में बगल बगल वाले सारे गुणा करते जाओ सक्सेसिव को, q माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, तो ये सारे माइनस क्या आ जाएंगे, -6q²। फिर एक छोड़ के एक गुणा करते जाओ, एक छोड़ के एक गुणा करते जाएंगे बारी बारी, तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे। कितने होंगे ऐसे, एक छोड़ के एक कितने हो जाएंगे, 6 होंगे, 6 पेयर बनेंगे, +6q²। फिर आमने सामने वाले ये कितने होंगे, 3 होंगे, -3q²। क्या कह रहे हो, नहीं आ रहा इससे, इतना छोटा तो सवाल है, ऐसे तो कितने कर लिए हमने, है ना। और बताइए, तो अब इसके सेक्शन ई में भी दिक्कत नहीं है और एफ में भी नहीं है, पार्ट 3 में आ जाते हैं।
पार्ट 3 में बताइए। सेक्शन डी में, सेक्शन ई में, एफ में एक एक तो सवाल है, सारे हो गए। अब एक्सरसाइज 2 में नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया तो मत लो फिर। और कुछ? ठीक है। टेस्ट पेपर हुआ था आप लोगों का, कैसा हुआ? फिजिक्स में दिक्कत आया? तो आपका जो टेस्ट पेपर है, उस टेस्ट पेपर में 3 सब्जेक्ट थे। तीनों सब्जेक्ट में सबसे इजी सब्जेक्ट, सुनो सुनो सुनो, कौन कह रहा है मैथ्स? अच्छा, बहुत लोग मैथ्स कह रहे हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि मैथ्स किसका वीक है, वो हाथ ऊपर करे। मैथमेटिक्स में कमजोर कौन है? अच्छा, इतने लोग, अब इनको सबसे ज्यादा घाटा होगा फिर। देखो, जो मैथ्स में कमजोर होते हैं वो मैथ्स को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, और पेपर मैथ्स का इजी था, तो वो फिजिक्स से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और वो बैलेंस हो नहीं पाएगा, तो उनकी रैंक में दिक्कत आने वाली है। ऐसे चेक कर सकते हो, मतलब रिजल्ट्स के अंदर आपकी रैंक ऊपर नीचे क्यों हो रही है, उसका एक कारण ढूंढ सकते हो, है ना। तो आप लोगों ने बताया कि मैथ सबसे इजी था, दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री था, ऐसा कौन करे? मतलब मैथ्स के बाद केमिस्ट्री इजी था, और जिनका कहना है कि सेकंड नंबर पे फिजिक्स इजी था, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स बराबर का मामला है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। जैसा केमिस्ट्री मुश्किल है वैसा फिजिक्स भी है, मैथ्स कुछ ज्यादा ही आसान पड़ गया लगता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा आपने देखा होगा कि कभी मैथ्स होता है, कभी केमिस्ट्री होता है ना, कभी फिजिक्स होता है। अगर एडवांस के पैटर्न की बात करें तो अभी बहुत वर्षों से मैथ्स इजी नहीं आ रहा है, मतलब अभी तक जो इतने कई वर्ष चल रहे हैं ना, उनमें सबसे टफ मैथ्स ही है। अभी जो एडवांस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे हम, तो उसमें मैथमेटिक्स ही सबसे टफ है ना। हालांकि तीनों ही टफ रहते हैं, मतलब अभी पिछले तो जो जिस तरह की मार्किंग स्कीम है कि आपने मल्टीपल करेक्ट में गलत किया तो -2 दे देंगे, है ना। इंटीजर में भी डेसिमल तक 2 डेसिमल मिलाओ, तो ऐसा करने से कठिन तो वैसे ही हो गया, सब्जेक्टिव पैटर्न से भी कठिन हो गया। पुराने जमाने में सब्जेक्टिव पैटर्न में कुछ स्टेप्स के नंबर तो मिल जाते थे, अब आपके 2 डेसिमल में से 1 डेसिमल गलत हो गया, 63 आना था 68 आ गया, तो बस गलत हो गया। 0.63, 0.68, तो 0.68 वाला गलत, ऐसा हो रहा है। तो डेसिमल में भी इतनी एक्यूरेसी रखनी पड़ रही है, मल्टीपल करेक्ट में गलत करने का -2 मिल रहा है, तो उस सेंस में टफ आ रहा है। बच्चों के बहुत कम नंबरों पे सिलेक्शन हुए हैं, अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड्स है ना, उसमें रिलेटिवली मैथ्स टफ होता है इन तीनों में से। केमिस्ट्री सबसे इजी होता है, इसलिए केमिस्ट्री बढ़िया करने से आपकी टॉप रैंक आएगी। अगर आप ऊंची रैंक लाना चाहते हो, वो केमिस्ट्री जबरदस्ती निगल लो, नहीं पचती, कई बार नहीं जमती है, फिजिक्स की तरह इतनी लॉजिकल नहीं है। अरे करो, रटो रटो जो भी 10 बार पढ़ लो, है ना। 2 + 2 5, 2 + 2 5, केमिस्ट्री ऐसी चलती, ये लॉजिक ये रीजन उसके अगेंस्ट आंसर, और वही एग्जाम वाले पूछते हैं, है ना, उल्टा पुल्टा वाला। तो ओवरऑल हर बार पेपर का अच्छा एनालिसिस करो, दोबारा से अपना पेपर अटेम्प्ट किया करो, तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस बनाओ, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा फिजिक्स के पेपर की बात कर लेते हैं। इतने कठिन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन थे फिजिक्स में? टोटल दोनों पेपर के मिला के कितने क्वेश्चन है फिजिक्स के? पेपर 1 में कितने हैं? पेपर 1 में 22, पेपर 2 में 40 क्वेश्चन हो गए।
22 और 18 ना, 12 में से 9 करने थे। अच्छा, चॉइस ही मिला आपको, और बढ़िया काम हो गया। तो 3 का चॉइस मिल गया। तो टोटल इस हिसाब से अटेम्प्ट कितने करने थे? टोटल अटेम्प्ट कितने करने थे? 36 अटेम्प्ट करने थे। अब 36 अटेम्प्ट करने वाले पेपर में आंसर की मिल चुका है क्या? किसी का 36 सही हुआ है क्या? नहीं, कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं। 35 किसी के सही हुए हैं। 34, 33, 33 क्वेश्चन। फिजिक्स सब्जेक्ट के दोनों पेपर के टोटल मिला के, है ना, 36 क्वेश्चन थे जो तुम्हें अटेम्प्ट करने थे। 36 में से 36 किसी के सही नहीं हो पाए हैं, ऐसा मुझे पता लगा। और ऐसे 33 भी कोई नहीं कर पाया है। 32, 31, 30, 30 क्वेश्चन सही हो रहे हो रहे क्या? कितने हो रहे हैं? फिजिक्स के पूछ रहे हैं भाई। तो 30 करने वाला कोई नहीं है ना। और 29, 29 किसी के सही हो गए हो। 28 हो गए हो, 28। तुम्हारे 28 हो गए। अच्छा। है, मतलब कोई मल्टीपल करेक्ट आधा किया यूं, आधा मल्टीपल करेक्ट हो गया वो, पार्शियल मार्किंग वाला। तो अच्छा, 25 से ऊपर और कोई है क्या? तुम्हारे 25 है? 25 है। 27, 25, 25 के आसपास ठीक है। एक उधर और बोल रहा है। तो 36 में से 25 कर पाए, इसका मतलब एक तरह से 11 क्वेश्चन तो पीछे रह गए। मतलब एक इस तरह से सोच लो कि जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ऊपर के 10-11 क्वेश्चन तो होशियार लोगों से भी नहीं हो रहे, है ना। एक ही सब्जेक्ट में टोटल 36 में से 12 तिये 36 होता है, माने 1/3। 1/3 वाले क्वेश्चन तो बहुत कम लोग ही कर पाएंगे। तो इसलिए 1/3 की चिंता ही नहीं करनी। 1/3 हमारा आना ही आना चाहिए। उससे जो एक्स्ट्रा करेगा वो कंपटीशन में है। टोटल अपन 3 हिस्से कर दें। 1/3 होशियार वालों के हैं, जो मान लो नॉर्मल ठीक है, जाने दो इनको, इनसे नहीं लड़ना, है ना। 1/3 जो है वो ऊपर वाले बच्चे हैं, जो ऊपर वाले मतलब 1 मैंने 2/3 क्वेश्चन सही कर चुके होंगे, है ना। और जो 1/3 नीचे वाले नंबर है उससे ऊपर रहना चाहिए। ये अपने मैंने जो भले बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, उनका छोटा टारगेट है ये। जिनके लिए कठिन है फिजिक्स, वैसा टारगेट रखें। और ये फिजिक्स कठिन होती जाएगी जैसे जैसे फॉर्मूले भूल जाओगे। जैसे ऑप्टिक्स में प्लस माइनस भूल जाओगे, मैग्निफिकेशन ये वो, है ना, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सबको एक बार याद करो। प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन, TIR, है ना। तो ये जो सवाल होते हैं इनका हर एक बार रिवाइज करके कॉन्फिडेंस में रहो। और अपना बोर्ड वाला साथ में ले लो, मैं तो ये कहूंगा। आखिरी दिनों में क्या है कि 12th वाले बच्चे, इसलिए 12th वाले बच्चों को 3 चीजें हैं जो गड़बड़ करती है आखिरी में, जो अभी समय रहते ध्यान रखनी है हमें। आखिरी टाइम में जिसका 11वीं बिगड़ा हुआ है उनका पूरा 50% मार्क्स तो 11वीं का चला जाता है, डर के मारे, है ना। जो इस समय अच्छा कर सकता है पर वो ये समय गंवा देता है घूमने फिरने में, दोस्ती में, ऐसे वैसे टाइम मिलता तो है पर के बस ठीक है, आज नहीं पढ़ते, कल परसों तरसों, ऐसे ऐसे करते करते रह जाता है उसका। 11वीं वाला डुबो देता है, ठीक है। फिर इसमें एक और बात आती है, जो 12th वाले जो फॉर्मूले है ना वो रिवाइज नहीं करता रहता है। 12th के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले इकट्ठा हो जाते हैं। तो
11 जैसा फिजिक्स नहीं है, 12th के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, सीधा उसी से सवाल होता है। और फॉर्मूला याद नहीं रखता, आगे मैग्नेटिज्म में जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले हो जाएंगे। ऐसे फॉर्मूले खूब है 12th के अंदर, तो जो लोग याद नहीं करते फिर उनको नुकसान होता है। तो जब हम आखिरी माने ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम की बात कर रहा हूँ, एक तो उन्हें 11th वाला गड़बड़ करता है, एक इनको तीसरा सब्जेक्ट गड़बड़ करता है। एक बात और मैं भूल गया था, एक सब्जेक्ट जिनका कमजोर होता है वो आखिरी में उन्हें इतनी टेंशन देता है कि मैं इसमें पास नहीं होऊंगा, मेरा बोर्ड भी क्लियर नहीं होगा, तो वो सारे सब्जेक्ट की एनर्जी आखिरी में खा जाता है, तो बाकी सबके नंबर खत्म हो जाते हैं। और जिनकी फिर बोर्ड के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं रखता है, जैसे कोई इंग्लिश इंग्लिश के बारे में या कोई और सब्जेक्ट के बारे में कुछ अता पता ही नहीं होता है, वो फिर सारे सब्जेक्ट को क्लोज करके वही पढ़ता है आखिरी दिनों में, फिर मेंस का पेपर देने जाता है तो भूल भुला चुका होता है। तो रेगुलरली जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, अगर उसको पैरेलली साथ साथ में देखते रहोगे, जैसे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया तो बोर्ड के हिसाब से पिछले 2-3 साल में क्या पेपर में आया ऑप्टिक्स के अंदर, हमको क्या पढ़ना है, एक थोड़ा सा हिसाब लगा के रखें। ये पैरेलली चलते रहेंगे ना तो बोर्ड की टेंशन नहीं होगी। 11वीं वाला काम अभी से मैनेज के रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 चीजें मैनेज करनी, बोर्ड वाला पार्ट, 11वीं वाला पार्ट और तीसरा सब्जेक्ट। 1/3 हमें क्रॉस करना है बस। मैंने कहा ना कि किसी के लिए केमिस्ट्री कठिन हो सकता है, किसी के लिए फिजिक्स कठिन हो सकता है, 1/3 वाला जो मार्क्स है वो हमें क्लियर करने का टारगेट रखना है। 1/3 क्वेश्चन हमसे होने चाहिए, 36 में से 12 सवाल तो करने चाहिए, है ना। 36 में से 12 ही बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। 12 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, ये टारगेट रखो जो जिसके लिए कठिन है वो जो भी सब्जेक्ट। तो तीसरा सब्जेक्ट मजबूत बनाना है, बोर्ड का हिसाब लगा के रखना है, और 11वीं, ये 3 मुद्दे हैं जो आखिरी में 100 बच्चों में से 75 बच्चे ये नहीं मानेंगे मेरी बात। मैं कहता तो हूं, मैं कह भी रहा हूं और इतनी समय से मैं देख भी रहा हूं, सिर्फ 25 बच्चे ही मानते हैं बात, क्योंकि वो घर जाते ढीले हो जाते हैं, वैसे आदत होती। हम एक साइकिल में बंधे होते हैं, यहाँ से जाएंगे, बस्ता फेंकेंगे, मोबाइल चालू करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाना पीना खाएंगे, फिर बात करेंगे, सो जाएंगे, फिर के चलो थोड़ा रात होगी अब होमवर्क कर लेते हैं, दौड़ा भागी। देखना आप किसी हर एक साइकिल में बंधा हुआ, जैसे चल रहा है चलता रहता है, वो एक टारगेट उसको समय भगा रहा है, वो अपने प्लान के साथ नहीं चलता है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग टारगेट के साथ चलो। जैसे आखिरी दिनों में जब एग्जाम आता है ना तो बच्चा एकदम टारगेट बना के चलता है और एक ही दिन में सब कुछ रिवाइज कर लेता है। लास्ट डे जब एग्जाम आता है उस दिन वो अपने बोर्ड का कोई एग्जाम देने जा रहा है तो पूरी बारी रिवाइज कर लेता है और सुबह से लेकर शाम तक सारे पन्ने पलट लेता है। कहां से टाइम आता है? ये सब एक्सेप्टेंस से आता है, हाँ मुझे आ रहे, ठीक है, फालतू की बात में टाइम नहीं खराब करना, ये नहीं काम का है, यही काम का है, ये ओके है, ऐसे करता करता पड़ता है। और जब टाइम बर्बाद करना होता तो एक ही सवाल में उलझा उसी में घूमता रहता है और सारा होमवर्क साइड में पटक देता है। जैसे लास्ट डे में तैयारी होती है ना, वैसे अगर रोज तैयारी करे तो बहुत ही ज्यादा टाइम, पर ये एनर्जी वाली बात है, हमें भीतर की चीज है ये। तो अच्छा टाइम है आप लोगों के पास अभी भी, कोई अभी तो रिलैक्स वाले दिन चल रहे हैं, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। ये भविष्य की वाणी बताई है मैंने, है ना, कि आगे क्या होने वाला है, तो इस बात से बचाएं अपने आप को, है ना। तो फिलहाल पेपर में आपको ही कुछ संदेह आ रहा है तो बताइए, कोई दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में केवीटी वाला सवाल, केवीटी वाला सवाल, केवीटी में ग्रेविटी जैसा होता, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, इसमें केवीटी ये, इसमें अपन ने 1 2 3 4 पॉइंट्स लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जा रहा है। तो 1 2 3 में तो बराबर ही आ गया है ना।
1 2 3 जो डायग्राम में पॉइंट बने सही जगह बन रखे ना, जो उधर कोऑर्डिनेट लिखे मैंने पढ़े नहीं, बस ऐसे डायग्राम से बोल रहा हूँ। तो इस डायग्राम के हिसाब से 1 2 3 तो केविटी के अंदर ही आ गए। केविटी में तो ग्रेविटी जैसा होता है, सब जगह बराबर होता है, और वो भी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2, फॉर्मूला सीधा ही है ना। अब बस फोर्थ वाले पॉइंट का अपन को लिखना है, लिख करके बाकी सब में निकाल लेना है। तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, तीन तो बराबर हो गए, बस अब एक चौथा और रह गया। ऐसा तो क्लास में निकाल रखा है अपन ने। तो चौथा जो पॉइंट है, इस माइनस के चार्ज, ये माइनस रो इसके हिसाब से यहां पर है, और वो जो प्लस का चार्ज है बड़ा वाला, उसके सेंटर से यहां पर है। फोर्थ वाले के कोऑर्डिनेट आर है ना, यहां से आर डिस्टेंस, और इसके सेंटर से कितना हो गया 2r, इसके सेंटर से 2r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका लिखेंगे, इसका तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन आ ही जाएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, प्लस इसका लिखेंगे तो k माइनस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, के क्यू अपॉन 2r²। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो आ गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, और ये k 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई कट गया, तो ये आ जाएगा माइनस रो इंटू आर। 4 नहीं, 4 रहने दो ना, के की टर्म्स में काट देंगे 4 पाई। तो अब ये बचेगा 12, 12 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर नीचे 4 गुणा कर देंगे, तो 4 माइनस 1 3 रो आर अपॉन 12 एप्सिलॉन, तो रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन, और बाकी E1 E2 है ना, रो C1 C2 अपॉन 3 एप्सिलॉन, तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन अंदर। ये तो E4 आ गया ना, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। अब इसमें क्या आंसर में गड़बड़ है क्या? तो फिर क्या दिक्कत, क्यों नहीं हुआ? क्यों इतनी बार तो बोला केविटी में ग्रेविटी जैसा होता है ना, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऐसा सवाल क्लास में किया भी, थोड़ा अलग सवाल आता तो बात ही अलग थी। एक आप ये और काम करना, ये जो अपनी शीट है ना, उसमें क्या है कि सारे क्वेश्चन पेपर है नहीं ऑनलाइन वाले, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, कई बार लगता है कि कुछ होमवर्क ही नहीं मिल रहा है, मैं तो फालतू मोबाइल चलाना पड़ रहा है ना, टाइम बर्बाद हो रहा है मतलब। तो उसका तरीका है कि ऑनलाइन वाले कोई किताब ले लो, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन देते हो टॉपिक वाइज। तो उससे क्या होगा कि आप जैसे सारे क्वेश्चंस का सामना हो जाएगा लास्ट में, तो कब सामना करोगे? अभी जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म, ऑप्टिक्स खत्म हो गया, तो उसके सारे निपटा सकते हो, रिवाइज भी हो जाएगा, और मेंस के पेपर के ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे, तो आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि ऐसा पेपर में आता है। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अजीब अजीब सवाल आए हुए हैं, थोड़े देखने में अलग से लगते हैं पेपर वाले सवाल, हैं तो खैर वही थ्योरी तो वही है सब कुछ, है ना। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, और कोई डिस्प्यूट वाला सवाल है तो बोलो। ये पेपर 1 ही है शायद, ये तो 2 है, पेपर 2 है। चलो, पेपर 2 में कुछ है 36, क्या कहना चाह रहे हो बोलो 36 के बारे में। क्या क्या कह रहे हो 36 में बोलो।
देखो इसमें तुमने जिस पे फोर्स लगा रहे हैं ना, उस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। लगाया? गलत। फोर्स थोड़ी बैलेंस होगा। फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये कैसे बैलेंस होगा? पीछे वाला तो फोर्स तब तक मिलेगा जब तक स्प्रिंग खींचेगी नहीं। जब तुम इस ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे तो ये तो फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे तो चलने लग जाएगा। पीछे वाला फोर्स तो अभी लगेगा नहीं ना। जैसे ही तुमने अभी जैसे 0.2 है ना, तो ये हो गया 0.2 G, 10 × 0.2 यानी 2 न्यूटन आ गया। तुमने 2 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा लगाया तो ब्लॉक तो स्लाइड कर जाएगा। पर स्लाइड करने के बाद उस समय फ्रिक्शन पीछे वाला थोड़ी लग रहा होगा पूरा। तो जब तक ये जा करके रुकेगा नहीं, उसका फ्रिक्शन तब लगेगा जब वो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो इसके लिए अपन को इसका V0 करना पड़ेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे जब तक कि वो इतना ना खिंच जाए कि वो kx की वैल्यू पीछे वाले ब्लॉक के μmg के बराबर ना हो जाए, है ना। तो आगे वाले ब्लॉक पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के उसको कितना इलोंगेट करो, x, ताकि वो kx पीछे वाले μmg के बराबर हो जाए। उससे आएगा, कोई दिक्कत नहीं सवाल में। पेपर 2 में कुछ, पेपर 1 में कुछ कह रहे थे 31। 2 मिनट, पेपर 1 में 31 में आता भी। ये तो देखो अभी आपके पास घर में टाइम है, आराम से दोबारा करो। अगर कोई डिबेटेबल बात है तो बताओ। अभी देखो क्या है, एक सिस्टम में 2 kg और 1 kg है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज 2 जूल और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सीएम प्लस हाफ mvcm²। ये फॉर्मूला होता है। तो काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सीएम, ए का काइनेटिक एनर्जी सीएम के रेस्पेक्ट में पता है, तो सीएम के रेस्पेक्ट में ए और बी, ए और बी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, क्योंकि सीएम के रेस्पेक्ट में मोमेंटम कंजर्व होता है। तो सीएम के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी p²/2ma हमको दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी p²/2mb, ये कितना निकाल सकते हैं? हाँ, ए की वेलोसिटी 0 हो तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में तो 0 नहीं है। हाँ, तो क्या चाहते हो सकता है ऐसे होने में। देखो हम तो, तुम अपनी मर्जी से ऐसा बोल रहे हो कि ए की वेलोसिटी 0 ले लो। देखो हमने तो बिना सॉल्व करे कैसे 0 मान लें। हाफ ma इंटू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सीएम का स्क्वायर बराबर 2 जूल। है, अब मास की वैल्यू रख दिया इसमें। ए का मास कितना दिया? 1 kg, है ना। ए का मास 1 kg दिया हुआ, 1 रख दिया, 4 आ गया। तो वी ए विथ रेस्पेक्ट टू सीएम 2 आ गया, वी ए विथ रेस्पेक्ट टू सीएम 2 आ गया, और वी सी एम हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डायरेक्शन थोड़ी आई, मैग्नीट्यूड आया। अब ये सब्ट्रैक्शन तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा ना। अभी वेक्टर वी ए माइनस वी सी एम का मॉड 2 है। अब इसका मॉड हटाओगे तो
कॉस थीटा आ जाएगा। ये तो तुम अपनी मर्जी से मान रहे हो, इक्वेशन तो आगे कैसे बढ़ेगी देखो। ऐसे करो ना, काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, तो इससे मास दे रखा है तो पी मिल गया, पी रखेंगे तो बी की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी एम, ए विथ रिस्पेक्ट टू सी एम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी एम, तो ये आ जाए काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सी एम प्लस हाफ एम ए प्लस एम बी इंटू वी सी एम स्क्वायर। इससे आ गया, ठीक है, आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है बताओ। हाँ, जो पुल्ली पे फोर्स लग रहा है, तो कौन सा फोर्स कह रहे हो? ये वाला तो इधर, ये भी तो है, दोनों फोर्स है आमने सामने। ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, कैंसिल। कैंसिल हो रहा है ना। कौन से ब्लॉक पर? नीचे वाले, बड़े वाले ब्लॉक का तो बना रखा नहीं। इस पे तो ऐसा बन गया, इस पे ऐसा बन गया, और तो कोई फोर्स ही नहीं है, बस यही तो फोर्स। तो अब आराम से बढ़िया दोबारा दोहराओ, करो, रिवाइज करो। ये लो पेपर, पीछे भेज देना ये। अपना सवाल चल रहा था पोटेंशियल एनर्जी का। एक क्वेश्चन करते हैं। क्यू चार्ज, टू क्यू चार्ज, टू एम मास, एम मास, एक दूसरे की तरफ भेजा, इनके बीच का लार्ज डिस्टेंस है। दोनों को आमने सामने वी नॉट वेलोसिटी से भेजा है, और हमको ये पता करना है कि इनके बीच का कम से कम कितना डिस्टेंस होगा।
हो गया? तो अब मिलाते हैं हम। ऐसा था कि ये चार्ज पार्टिकल आ रहे थे आमने सामने, ठीक है। अब इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ। जब इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा, इसका हमें कैसे पता होगा कि मिनिमम है? मिनिमम सेपरेशन की कंडीशन क्या होती है? गलत बात। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो। लोग कहेंगे क्या फर्क है, कि तो बोल रहे हैं, है ना। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी बराबर, इसका मतलब होता है वेलोसिटी अप्रोच जीरो। तो इसकी भी v और इसकी भी v, ठीक है। मिनिमम सेपरेशन में दोनों की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होती है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो मतलब दोनों की वेलोसिटी बराबर। कुछ बोले लोग दोनों की वेलोसिटी जीरो कर देंगे, है ना। ऐसा काम मत करना। तो मिनिमम डिस्टेंस पे दोनों का v सेम। तो v सेम, अभी तो अप्रोच कितना है, 2v0 है। अभी अप्रोच जीरो हो गया, अप्रोच भी जीरो है, सेपरेशन भी जीरो है, दोनों ही बात है। तो अब हमको क्या करना है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन लिखना है, सीधा सा मामला है। तो एक इक्वेशन है मोमेंटम कंजर्वेशन, 2mv0 माइनस m इंटू v0 इज इक्वल टू 2m इंटू v प्लस m इंटू v। तो यहां से v इज इक्वल टू आ गया v0/3। v इज इक्वल टू v0/3, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि दोनों की कॉमन वेलोसिटी इस तरफ होगी। इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो फोर्स हमेशा दोनों पर इक्वल लगेगा, न्यूटन के तीसरे नियम की वजह से। अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा यानी रिटार्डेशन, तो इसका 2a होगा, क्योंकि उसका मास कम है, आधा मास है ना, तो रिटार्डेशन ज्यादा होगा, सेम फोर्स लगा है। तो अगर ये a से रिटार्ड करेगा तो वो 2a से रिटार्ड करेगा, तो उसकी वेलोसिटी जब खत्म हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी आधी होगी, इसकी जीरो हो जाएगी, तब इसकी v0/2 बची हुई होगी। फिर उसकी वेलोसिटी उधर प्रोड्यूस हो जाएगी, फिर ये इसका पीछा करेगा, तो इसकी फिर घट के v0/3 होगी और उसकी उस तरह v0/3 होगी, इसलिए ऐसा है। अभी दूसरा इक्वेशन है एनर्जी कंजर्वेशन का। तो k इनिशियल, u इनिशियल, k फाइनल, u फाइनल। पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m इंटू v0 स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू v0 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ 3m इंटू v0/3 का स्क्वायर प्लस k q इंटू 2q बाय आर, k q1 q2 बाय आर। इस तरह से ये दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाएगा और मिनिमम डिस्टेंस पता हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। एक सवाल हो गया ये, आप लोगों ने ऐसे किया था कि जीरो कर लिया था वेलोसिटी। अगर इसको एक को फिक्स कर देना तो फिर दूसरे को रोक दे,
अगर एक फिक्स होता तो फिर वो उसकी वेलोसिटी जीरो होती, तभी अप्रोच की वेलोसिटी जीरो होती। उसमें क्या है, इसकी जीरो तो फिर उसकी जीरो है, अभी इसकी भी है तो उसकी भी है, उसमें भी वही रूल लगा है, इसमें वही रूल लगा है। फिर आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू, ये फिक्स्ड है, और ये नेगेटिव चार्ज है जो यहां से थोड़ा ऊपर है, डी डिस्टेंस। ये ऐसे चलेगा वी नॉट वेलोसिटी से। तो इसके पास तीन पॉसिबल पाथ हैं। एक तो ये है कि ये ऐसे आ जाए, एक तो ये है कि इससे टकरा जाए, एक तो ये है कि आगे से चला जाए। 1 2 3, मतलब ये ज्यादा जोर से हमने फेंका इसको, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, बोलो क्या होगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है ना। ये तो फिक्स्ड है। तो इनमें से कौन सा पाथ संभव है? एक है कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल। कौन सा पॉसिबल पाथ है? विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ इज पॉसिबल? और आर पॉसिबल, इज और आर पॉसिबल। हो गया फैसला? तो क्या आंसर आ रहा है? कौन कौन कहता है कि पाथ 1 पॉसिबल है? हाँ, मतलब एक एक बार एक एक पाथ का पूछ रहा हूँ। वो मल्टीपल में भी होगा तो होगा ही ना। जिनका कहना है 1 पॉसिबल है तो फिर वो मल्टीपल में भी आएगा, सिंगल में भी आएगा तो भी आएगा, है ना। कौन कह रहा है कि पाथ 1 पॉसिबल है? देखो इसमें से ना तो ये डिस्टेंस जीरो है, और ना ये वेलोसिटी जीरो है ना, कोई रेस्ट पे लेके आगे लिखो हो गया पॉसिबल। नॉन जीरो वेलोसिटी, नॉन जीरो डिस्टेंस है वो। तो इनमें से पाथ 1 पॉसिबल है ऐसा कौन कह रहा है? तुम्हारा कहना है, इधर तुम्हारा कहना है, तुम भी कह रहे हो, तुम भी कह रहे हो, चार विद्यार्थी कह रहे हैं कि ऐसा संभव है, पाथ 1 संभव है। पाथ 2 पॉसिबल है, सेकेंड पाथ पॉसिबल है। सेकेंड के लिए तो और ज्यादा लोग हो गए, और जिनका कहना है कि थर्ड पाथ पॉसिबल है, थर्ड वाले में भी काफी लोग हो रहे हैं। ठीक है, 2-3 तरह के आंसर हो रहे हैं। जिनका ये कहना है कि तीनों पाथ पॉसिबल है, ऐसे भी तो कुछ लोग हैं ना जिन्होंने कहा तीनों पाथ पॉसिबल है। तीनों वालों में तुम हो, तुम भी हो, इधर 2-3 लोग हैं जो कह रहे हैं तीनों संभव है। जिनका कहना है कि ओनली 1 इज पॉसिबल, और कोई नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। जिसका कहना है कि ओनली 2 इज पॉसिबल, और कुछ नहीं, 2 ही होगा बस। और जिनका कहना है कि ओनली 3, और कोई नहीं, सिर्फ तीसरा पाथ ही होगा बस। तो 4 वो भी है। ठीक है, तो इतना सब लोग आंसर दिए हैं।
इनमें से किसी को भी अपने आंसर पे कोई कहते हैं ना लॉजिकल कॉन्फिडेंस, इलॉजिकल नहीं, जिनके पास लॉजिकल कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मैं लॉजिक लगाया हूँ ये सही एकदम, दावेदारी करने वाला कोई है? कोई तुम्हारे से बात करते देखो भाई, सुनना, इसने तीनों पॉसिबल बताए हैं, तब ये तीनों की पॉसिबिलिटी समझाने वाला है हमको। हाँ वन, तुम्हारे कहना है कि वन पॉसिबल है। हाँ हाँ, 2 मिनट इसकी बात को सुनते जाते हैं। इसके अनुसार सुनिए जरा क्या होता। इसने ये कहा, कुछ कहा कुछ नहीं कहा, कुछ मैं बताता हूं। इसका कहना है कि अगर ये चार्ज नहीं होता तब तो ये सीधा सीधा यूं जाता, है ना? अगर ये चार्ज नहीं होता तब तो ये सीधा जाता, है ना? फिर इसने कहा, इसने इसको अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट किया तो ये इसने इधर मुड़ गया, मुड़ गया तो अब ये कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी और फोर्स के बीच कुछ एंगल हो सकता है। इधर फोर्स है और वेलोसिटी इसकी अभी ऐसे दिखाता हूं, वेलोसिटी थोड़ी सी, वेलोसिटी और फोर्स के बीच एंगल हो सकता है, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। आगे बोलो। अगर वेलोसिटी बहुत कम होगी, हो सकता है की बात कर रहे हो, ये तो लॉजिक नहीं है ना, हो सकता है बारिश हो जाए, तो इसके बाद थोड़ी बारिश, हमारा लॉजिक चाहिए कि बारिश क्यों होगी। मतलब तुम, हो सकता है मैंने, तुमने हो सकता है मैं, तुमको हिसाब लगा के बताना कि होगा, बिना हिसाब लगाए थोड़ी बोल सकते हो, क्या पता थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, हो जाए। हाँ, हमने वैल्यू नहीं दी, ये तो मैं कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं बताया कि वी नॉट कम है ज्यादा है कितना है ना, कम किसको बोलते हैं ये तो यही नहीं बताया मैं, है ना? कम किसको बोलते हैं, है ना? किससे कम? बहुत कम। जीरो जीरो, अच्छा जीरो प्लस, जीरो प्लस का मतलब हो गया कि 0.00001। देखो मैं यूं कह रहा हूं कि अगर कुछ नहीं होता तब तो वो सीधा यूं आता, अगर इसके पास कुछ भी वेलोसिटी नहीं होता तब तो यूं सीधा आता, अब थोड़ा है तो थोड़ा उससे उधर ही रहेगा ना, इधर क्यों आ गया? अगर कुछ भी नहीं होता तब तो सीधा, अब थोड़ा सा उधर तुमने भगा दिया है इसको, तो तुम भगाने के बाद इधर लेके आ रहे हो, ये कैसी बात हो रही है? ये तो बात जम नहीं रही तुम्हारी, है ना? बैठो, और कौन भी कॉन्फिडेंस वाला है? तुम्हारा क्या, किस बात पे कॉन्फिडेंस? थर्ड पार्ट सही, बस ओनली थर्ड, बाकी दूसरे नहीं। तुम्हारा क्या कहना है? ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं? चलो ग्रेविटी भी ले लो। ग्रेविटी बोले तो इन दोनों के आपस की ग्रेविटी, और कोई चंद्रमा तारे की मत लगा दो, है ना? ये दोनों के अलावा और किसी की ग्रेविटी मत लेना। अगर ग्रेविटी है तो 2 और 3 दोनों संभव है, तुम क्या कह रहे हो सिर्फ तीसरा संभव, तो तुम दोनों अगेंस्ट में हो एक दूसरे के। अब ये 2 के बारे में समझा देगा तो तुम इसकी बात मान लो, तुम बैठो जरा, तुम 2 समझाओ, 2 क्यों होगा? देखो इसने 1 में तो ये हार गया, इसने मान लिया कि 1 तो नहीं होगा, अब तुम 2 मनवा लो मेरे को, वो दोस्त नहीं मान रहे, तुम मनवाओ जरा, कैसे अच्छा लॉजिक देना बढ़िया कि पक्का टकरा जाएगा। अभी मैंने एक लॉजिक दिया थोड़ा सा उसके रोकने के लिए,
अगर अगर उसके पास वेलोसिटी नहीं होती तो सीधा आके टकरा जाता। अब थोड़ा सा दे दिया उधर, थोड़ा आगे निकल जाएगा, क्यों टकराएगा? मतलब अगर वेलोसिटी नहीं होती तब तो टकरा जाता, अगर वेलोसिटी कुछ दे दिया तो थोड़ा टक्कर से बच के उधर से निकल जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूं। तो तुम बताओ क्यों होगा टकराए, क्यों टकराए? जैसे चंद्रमा को धरती से अटैक करे तो चंद्रमा तो अभी तक टकराया नहीं। अटैक तो कर रहा है ना धरती कब से, धरती का अट्रैक्शन चंद्रमा पे तो कब से चल रहा है, अभी तक तो नहीं टकराया है। फिर उसकी वेलोसिटी पृथ्वी की तरफ होगी ना, पृथ्वी तो क्या बड़ी है ऐसे, तो साइड में टकरा जाता है। ये तो पॉइंट चार्ज है, इसमें कैसे टकराए? तो क्या टू का गारंटी नहीं है? कोई है क्या टू की गारंटी लेने वाला? टू वाला केस, टू वाले में तुम हो गया, उस विद्यार्थी से सुन लेते हैं। ये टू को समझा रहा है, भी टू किसी के भी समझ में नहीं आया। पीछे 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 2 मिनट 2 मिनट, थोड़ा शांति रखना भाई, उधर से कुछ बोल रहे हो। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? एक थ्रेशोल्ड वेलोसिटी होगी, एक नया शब्द इस्तेमाल हुआ है, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी होगी। अगर उससे उससे कम होगा तो टकरा जाएगा। वो थ्रेशोल्ड वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? ऐसा कोई किताब विताब में लिखा था? ये सवाल नहीं कर रहे हो, कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हो, ये तो लॉजिक नहीं हुआ। हाँ, इस सवाल में लॉजिक चाहिए अपन को, अपनी मर्जी से नहीं बोलना कि ऐसा कुछ थ्योरी व्योरी में कुछ लिखा है ऐसा हो ही जाएगा। बैठो और कोई ढंग की बात करो। तुम क्या कह रहे हो, टक्कर के लिए लॉजिक दे रहे हो कुछ? अरे नहीं, ऐसी बातें कर रहे हैं है? हाँ बिल्कुल, प्रूव करने के लॉजिक सब चलेंगे, लॉजिक होना चाहिए। फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में डॉटेड लाइन दिए, ये वाली लाइन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों? फोर्स तो शुरू से लग रहा है ना, क्या दिक्कत है? यहां पर, यहां से गुजरा तो लग रहा है, यहां पर गुजरा तो भी लग रहा है, यहां से गुजरा तो भी लग रहा है। अब इसके आगे का रास्ता नहीं बना है कि घूम जाएगा, क्या होगा ये नहीं पता है। तुम तो इसको टू को समझा रहे थे ना, टू का क्या, टक्कर का कैसे बोल रहे हो? अरे भाई, इसकी आवाज तो सुन आई नहीं रही, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? जिनको अच्छा समझ में आएगा वो समझा दें। वो कितना बड़ी बात कर रहे हैं, आप लोग तो समझ ही नहीं रहे। इधर बातें मत करे भाई, वो उसकी बात सुन, समझ ले वो क्या कुछ कह रहा है। हाँ, माइनस प्लस अट्रैक्ट करते हैं, आगे बढ़ो। पास आएगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा, ये भी अच्छी बात है, सच्ची बात है, आगे बोलो। जैसे मैंने पृथ्वी चंद्रमा मतलब सूरज के पास जाती तो फोर्स बढ़ता जाता है। हाँ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे इलिप्टिकल पाथ होता है, तो धरती ऐसे सूरज के करीब जाती तो फोर्स बढ़ता जाता है, फिर टकरा जाती धरती सूरज से। हाँ, उसी में भी, उसमें भी ये होता है, पास जाती जाती धरती फोर्स बढ़ता जाता है। हाँ, इसका भी स्पीड बढ़ जाएगा, ये कह रहे हो, ठीक है। पास जाएगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, जैसे धरती का स्पीड बढ़ जाता है।
और जैसे धरती पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है ऐसे चार्ज पे बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा। आगे बोलो। हाँ, जैसे जैसे क्लोज आएगा धरती की तरह स्पीड भी बढ़ता जाएगा, फोर्स भी बढ़ता जाएगा। आगे बोलो। आगे बोल नहीं पा रहे हो, फिर धरती भी सूरज में टकरा जाएगी, उसको टक्कर लगवा दूंगा तो। बैठो। तो टक्कर लगवा कोई लगवा नहीं पा रहे हैं, है ना? सब लोगों ने सरेंडर कर दिया कि टक्कर नहीं लगवा पाएंगे। कोई नहीं कह रहा है ना? नहीं तो टक्कर थोड़ी लगवा रहे हो, सिर्फ थर्ड वाला लगवा रहे हो। तो 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, और सिर्फ 3 है। ठीक है, तो जो जो कह रहे हैं ओनली 3 इज करेक्ट, उनसे बात करेंगे हम। तुम कह रहे हो ओनली 3 इज करेक्ट, और तुम कह रहे हो ओनली 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो अब इनसे पूछते कि 2 क्यों गलत? तुम बताओगे कि 2 क्यों गलत? नहीं, वो कह रहा ना ऐसे पास जाके टकरा जाएगा, क्या दिक्कत? हाँ, ये तो समझ में आ गया कि जब वेलोसिटी नहीं होगी तब तो सीधे पाथ में टकरा जाएगा, और जब वेलोसिटी होगी थोड़ा घूम के टकरा जाएगा। हाँ, वो तो समझ गया मैं। फिर इसको टकराने में क्या तकलीफ? परपेंडिकुलर भी तो चेंज होता जा रहा है, एक ही परपेंडिकुलर थोड़ी है, फिक्स थोड़ी है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की डायरेक्शन भी तो चेंज होती जा रही है, ये कैसे गारंटी ले रहे हो कि नहीं टकराएगा? देखो, छोड़ देते तो सीधा टकरा जाता, थोड़ा सा वेलोसिटी देंगे तो थोड़ा घूम के टकरा जाए, तो क्या आपत्ति है इसमें? ऐसे तुमको जम नहीं रहा है? अच्छा, और कौन कह रहा है कि भाई मेरा सिर्फ 3 सही है, 2 गलत है और 1 गलत? तुम 2 गलत बता रहे ना, 2 क्यों गलत? तो यहाँ पर ऐसे टेढ़ा टकरा जाने क्यों मना कर रहे हैं? चलो ठीक है, समझाता हूँ मैं, समझ गया मैं। आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं देखो जरा। एक्चुअल में क्या है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये तो अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया कि ये जो चार्ज पार्टिकल अगर फोर्स नहीं लगता तो ये सीधा जाता, अगर फोर्स नहीं लगता तो सीधा जाता। अगर हमने इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया जो कि इसी तरफ दिया सीधे रास्ते पर ही, तो वेलोसिटी देने से क्या हो जाएगा कि इस वाले, इसकी तरफ जो एक फोर्स लग रहा है हमेशा, जो कि ऐसा लगेगा यूं, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लोग, इस फोर्स की वजह से अब इसका पाथ थोड़ा सा ऐसा चेंज होगा, ये एक नए रास्ते पर आएगा, जो कि रास्ता यूं होगा, थोड़ा सा इससे नीचे आ जाएगा। अब नए रास्ते पर आने के बाद जैसा कह रहे थे कि पास आ गया, थोड़ा तेज हो जाएगा तेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वेलोसिटी ज्यादा होगी वी नॉट से, फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं। तो ये एफ डैश जो है वो ग्रेटर देन एफ हो जाएगा, पर ये फोर्स हमेशा इस चार्ज से पास करेगा, तो इस चार्ज के अबाउट इसका टॉर्क 0 होगा, तो इस चार्ज के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब इस चार्ज के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो शुरुआत में अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी मान लिए, डी दे रखा है,
तो पहले का एंगुलर मोमेंटम एम वी नॉट इंटू डी है। अगर ये इससे टकरा गया, एक बार के लिए मान ले कि टकरा गया तो फिर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो पहले का एंगुलर मोमेंटम तो ये हो गया। अब टकराने वाले केस में तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो आ जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना है, क्योंकि उसका टॉर्क जीरो है उस चार्ज के अबाउट। फोर्स का जीरो, फोर्स का टॉर्क जीरो है, जो इनमें आपस का जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमेशा फिक्स चार्ज से पास करेगा, जहां पर भी फिक्स चार्ज रखा है उस पॉइंट से पास करेगा, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होता है उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम पहले नॉन जीरो है, वो है एम वी नॉट इंटू डी। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना होगा, अगर ये टकरा गया तो बाद का एंगुलर मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा, इसलिए सेकेंड वाला पाथ पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वाला पाथ के अंदर दिक्कत यह है कि टकराने से उसका एंगुलर मोमेंटम उस चार्ज के अबाउट जीरो आ जाएगा, और पहला भी इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि उसमें तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर आप ये इधर से निकलेगा तो अभी देखो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है, जब वो चार्ज यहां से निकल रहा होगा ना इस जगह से, तो इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आप देखेंगे तो अभी तो इस तरफ आ रही ना यूं, फिर आर क्रॉस पी देखेंगे तो इन अंदर जा रही है, तो एंगुलर मोमेंटम अपनी वैल्यू ही चेंज कर रहा है। या दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ऐसा कुछ हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम से देखो। ये जो चार्ज है हमारा नेगेटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज यूं करके गया तो आप इससे एक टेंजेंट खींच सकते हो कहीं ना कहीं। जब यहाँ पे टेंजेंट खींच दिया तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v नॉट है, तो यहाँ पर v हो गई। अब v हो गई तो इसी के तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो जीरो हो गया, और यहाँ तो v कुछ नॉन जीरो है, तो यानी बीच में गड़बड़ हो गया। फिर ऐसा नहीं आना चाहिए कि टेंजेंट खिंच जाए, इस वाले में नहीं खिंच पाएगी, ये बाहर चला गया ना, इसमें कोई ऐसी टेंजेंट नहीं बनने वाली। तो जो पहला पाथ है वो संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से जो अभी तक हमने विज्ञान में तीन बड़े नियम ढूंढे हैं वही खत्म हो जाएंगे। उनमें से एक नियम को चैलेंज हो रहा है, जिसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम और एनर्जी, ये तीन बड़े नियम है जो कि छोटे पार्टिकल्स तक फॉलो करते हैं। आगे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतने बड़े नियम टूट नहीं सकते कभी। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन डिसअलाउ करता है 1 और 2 को, सिर्फ 3 पॉसिबल है। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो? अच्छा, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हो। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? आर क्रॉस पी, ये हो गया आर, ये हो गया पी, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। अंदर आया कि नहीं है? बाहर कैसे आ रहा है? समझ गए? अभी तक वेक्टर में एंगल में दिक्कत आ रही, एक वेक्टर के हेड से ऐसे टेल जुड़ता है तो फिर भूल जाते हैं बार बार। ये दिक्कत ये आती है कि आर वेक्टर यूं लेते लोग, यहीं तक बना देते, यहीं तक क्या होगा ना, फिर इसके बाद में ये पी हो गया, आर क्रॉस पी यूं कर देते ना, आर क्रॉस पी। नहीं कैसे करते हैं, गलत भी कैसे करते लोग। अभी इसमें है ना बात क्लियर हो गई। अब मिनिमम डिस्टेंस कोई पूछ ले, फिर कम से कम डिस्टेंस बताओ, तो कम से कम डिस्टेंस तो अपन बोल देंगे कि कुछ होगा आर, उस समय उसकी वेलोसिटी v होगी, तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा देंगे अपन, तो यहां लिख लेंगे mvr। और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, k इनिशियल u इनिशियल, k फाइनल u फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बाद में हाफ mv स्क्वायर
और के क्यू बाय आर इंटू माइनस क्यू, ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछा तो ये जो संसार का निर्माण हुआ है इसमें इसी बात का रोल है। पहले इस संसार में कुछ भी नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था, रोशनी भी नहीं थी, सिर्फ गामा फोटोन थे, ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन जो कि विजिबल नहीं होते। वो फोटोन से बने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, फिर आगे चल करके उनसे बने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये जो चार्ज पार्टिकल थे इनके पास, फोटोन के पास मोमेंटम था तो चार्ज पार्टिकल के पास मोमेंटम आया, तो कहीं पर एक प्लस का चार्ज पैदा हो गया, कहीं पर एक माइनस का चार्ज पैदा हो गया, तो उन दोनों को देखेंगे तो उनका एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे अट्रैक्शन की वजह से पास आए तो एक्सेलेरेटेड चार्ज रेडिएट्स, तो ये रेडिएट करते हुए किसी ऑर्बिट में आ गए और एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में जाकर के इनका रेडिएशन बंद हो गया, जिसमें कहते हैं स्टैंडिंग वेव बन जाती है, तो एनर्जी लोकलाइज हो जाती है। उससे फिर एटम का निर्माण हुआ, फिर ये एटम मिल करके मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ, फिर ऐसे ही सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी सब का निर्माण हुआ। ऐसे करते करते ब्रह्मांड एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम इन सब से मिलके बने, है ना। उसमें ये जो चार्ज पास में आ रहा है ना, ये घूमने घूमने के बाद फिर लास्ट में एटम बन जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ। अभी तो ये फिक्स अपना, ये भी चलता है। अगर प्रैक्टिकल दूसरा सवाल लेंगे तो दूसरा सवाल लेते हैं, ये बात हो गई, है ना। क्या लास्ट में खत्म कैसे होगा? तो थ्योरी के हिसाब से वापस ब्लैक होल की तरह कंबाइन हो जाएगा। मतलब ब्लैक होल जो पावर है, जो वापस ग्रंथों में तो ये लिखा है कि संसार एक कण से पैदा हुआ था, वापस कण में मिल जाएगा। एक कण से संसार का निर्माण हुआ, कण में ही वापस मिल रहे हैं, तभी वापस ये। अभी तो ब्रह्मांड फैल रहा है, दूर 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 जा रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा, हालांकि जो भी विज्ञान है इसके हिसाब से अभी बहुत सारी टर्म्स ऐसे जोड़ रखी लोगों ने, जो उन्हें डार्क एनर्जी वगैरह ऐसे कई नाम दे दिए। एनर्जी का हिसाब किताब बैलेंस नहीं हो रहा है, तो अभी वैज्ञानिक लोगों ने कुछ नए नए विचार दिए। अभी इस साल भी किसी ने कुछ एक और क्या विचार दिया था, कुछ पाई डायमेंशंस, मतलब अपन कहते हैं 3 डायमेंशन, ऐसे करके किसी ने 3 डायमेंशन कहा कि ई डायमेंशन, माने कि 3 भी नहीं 2.7, माने आधे डायमेंशन की बात करें। दुनिया 3 डायमेंशन नहीं है, 2 और 3 के बीच में है कुछ। उससे और कोई थ्योरी डेवलप करिए कि अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो ये संसार समझ में आ जाएगा, हिसाब गड़बड़ हो रहा है। किसी ने थ्योरी दी ऐसी, पर कोई भी थ्योरी देगा उसके लिए उसको प्रैक्टिकल सजेस्ट करना पड़ेगा, फिर वो प्रैक्टिकली वेरीफाई होगा, फिर उसका पता लगेगा। तो लगभग 40-50 साल बाद स्कूल में पढ़ाएंगे, है ना। पहले उसको लोगों, बड़े लोग समझ जाएं, फिर टीचर तक पहुंचाएंगे, है ना। तो अभी इसमें तो ये सवाल और कुछ कहना चाह रहे हो? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने से दोनों मिलेंगे, ठीक है। ऐसे आ जाए। अगला सवाल देखो, ये -q 4q ये चारों चार्ज फिक्स है। एक पांचवा चार्ज है जो यहां से हम भेजने वाले हैं, पांचवा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, q, इसका मास है m, इसको वेलोसिटी देना चाहते हैं v0,
वी नॉट वेलोसिटी से इसको भेजा हमने, कम से कम कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये ओरिजिन को क्रॉस कर जाए? फाइंड मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट रिक्वायर्ड टू क्रॉस ओरिजिन। वी नॉट की कम से कम क्या वैल्यू होगी ताकि ये ओरिजिन को क्रॉस कर जाए? ये चारों चार्ज फिक्स है, उधर वाले चारों चार्ज फिक्स है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग भेजा, वो दोनों वाई, चारों वाई एक्सिस के ऊपर रखे हुए। ये है ओरिजिन वाला पॉइंट 0,0 ना, इस पॉइंट से पास करवाना। आ गया आंसर? चलो मिलाते हैं। ये जो चार चार्ज है ना, उनमें से दो चार्ज तो उसको बुलाने के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाले। और ये जो ऊपर वाले प्लस वाले की भैया दूर है ना, तो ये जो चार्ज है ये बड़ा मुसीबत में है कि क्या करना है, इधर आना ही नहीं आना है ना? नहीं आ रहा तो उसको धक्का मार के भेज रहे कि जा जरा, क्यों डरता है, क्रॉस कर। तो हमने इसको धक्का दिया इधर से, ये धक्का उसको दे रहे हैं पीछे की तरफ, ये इसको बुला रहे हैं और हमने धक्का मार के भेजा उधर से कि जरा इसको क्रॉस कर जाना। तो अपन देखते हैं कोई जगह पर इनकी ताकत कैसी मुकाबले वाली है। माना कोई पोजीशन है यहाँ पर, इसके लिए इस जगह पर जो इसका फोर्स है ना, इधर वाले का, इसका फोर्स है इससे एफ इधर, और इसका फोर्स है एफ इधर, इसको F1 बोल दो। और ये जो दोनों चार्ज है माइनस वाले, ये इस तरफ F2, अब ये F2। तो अब ये देखने की बात है कि शक्ति किसकी ज्यादा जोर की है ना, उसके हिसाब से मामला देखने वाला। कहीं पे ये जीरो होते हैं कि नहीं चेक करते। तो इसके लिए इसकी डिस्टेंस कुछ x मान लेते हैं ये, तो ये x मानने से ये हो गया √a² प्लस x², और ये हो गया √4a² प्लस x²। तो एक का एंगल तो θ1 और एक का एंगल θ2। अगर बैलेंस करना है तो 2f
2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू 2f1 cos थीटा 1। ऐसा कहीं पॉसिबल है क्या? 2 से 2 कट गया, f2 की वैल्यू रखते हैं अपन, तो k क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा हो गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका हो गया k क्यू 4q इंटू क्यू अपॉन 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा हो गया। ऐसा होने से अभी k क्यू क्यू दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया। फिर इसको इधर लेके आते हैं हम, इसको उधर लेके जाते हैं, तो 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा हो गया, ठीक लिखा ना? अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो ये क्यूब क्यूब बच जाएगा, बस अंडर रूट उड़ जाएगा। फिर दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, है ना? क्यूब करना पड़ेगा। इसकी पावर 2/3 ले लें, है ना? दोनों तरफ पावर 2/3 ले लेते तो अच्छा रहेगा। सही बात। तो 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 की पावर 2/3, है ना? 4 की पावर 2/3, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? 4 की पावर 2/3 क्या होता है? 16 की पावर 1/3, है ना? 16 का क्यूब रूट, तो 16 की पावर 1/3 लगा लेते हैं। तो अब यहां से गुणा कर लेते हैं, 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 16 की पावर 1/3 a स्क्वायर प्लस 16 की पावर 1/3 एक्स स्क्वायर, 16 की पावर 1/3 माइनस इसको उधर लेके जाएंगे, 16 की पावर 1/3 कितना होता होगा? कुछ आएगा मतलब इधर लेके आ जाएंगे, तो x की वैल्यू आ रही है अपने पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 16 की पावर 1/3 a स्क्वायर अपॉन 16 की पावर 1/3 माइनस 1। ऐसा आ गया ना? इसका रूट ले लेते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 16 की पावर 1/3 अपॉन 16 की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू ए। ठीक है कि नहीं? कोई एक ऐसा डिस्टेंस आ गया जहां पर फोर्स जो है 0 हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब ये बात करते हैं। ठीक है, ये एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी ना अच्छे से, आ रही वैल्यू। अब देखो क्या है, यहां पर जो हमारे पास ये 4 चार्ज थे, ये दोनों माइनस वाले और उसके ऊपर प्लस वाले। अब इसमें हमें पता चला कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फोर्स 0 हो रहा है, उसके आगे वाले पॉइंट पे फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स है। दूर वाले डिस्टेंस के लिए फोर्स इस तरफ है और इसके बाद में फोर्स इस तरफ है। अगर मुझे चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन को क्रॉस करवाना है, तो वो पॉइंट जहां पे फोर्स 0 है, अगर मैंने वहां तक पहुंचा दिया तो उसके बाद तो ये आगे चला ही जाएगा। तो मुझको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे जस्ट v 0 कर देना चाहिए मिनिमम के केस में। थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे इससे, जो आंसर आएगा उससे।
तो अपन को मिनिमम के केस में यहां पर भी 0 कर देंगे। कहां पर? यहां पर। अरे इस डिस्टेंस को अपन x0 मान लेते हैं, बाद में वैल्यू रखते रहेंगे। वैल्यू ऐसे कौन रखेगा? वैल्यू इतनी सुंदर नहीं आई, और जो भी आई है वो x0 वैल्यू अपन रख देंगे। तो अब मुझे क्या करना है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा मैं, तो वहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है वो x0 जहां पे 4 0 हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे k इनिशियल u इनिशियल k फाइनल u फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m v नॉट स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, बाद में काइनेटिक एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी k माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट इंटू क्यू, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर इंटू 2, और k 4q इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर इंटू 2। इससे v0 निकाल लेंगे, x0 की टर्म्स में आएगा, x0 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, डेटा इतना अच्छा नहीं, बस सॉल्व तो हो जाएगा। क्या आप लोगों ने ऐसा किया? ऐसा हमने सीख लिया है ना। आप लोगों ने क्या किया, इससे ओरिजिन पे 0 कर दिया हुआ है ना। फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है ऐसा कुछ सोचा नहीं। ये दो दो चार्ज बना के क्यों दिए फिर, है ना। 2 प्लस माइनस के क्यों दे रखे हैं, इसका क्या यूज है? ऐसे लोग सोचेंगे उल्टा पुल्टा तो कुछ तो समझ में आ जाता है, कुछ तो गड़बड़ है ना, ऐसे सीधे नहीं पूछेंगे। तो फिलहाल इसमें ये हमको पता लगा कि ये जो चार्जेस का फोर्स है वो कुछ डिस्टेंस तक तो रिपल्सिव है, उसके बाद अट्रैक्टिव है। तो अट्रैक्टिव रीजन में पहुंचने तक उसको पहुंचा दो, उसके आगे तो खुद पहुंच जाएगा। अगर मुझे चांद पे पत्थर मारना है, अगर मुझे चांद पे पत्थर मारना है तो एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पर चांद का अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, वहां तक पहुंचाना है। ऐसे पत्थर फेंकूंगा वापस आ जाता है, थोड़ा और जोर से फेंकूंगा वापस आ जाता है, फिर इतना जोर से फेंकूंगा कि बीच में अटक गया, उधर चंद्रमा खींच रहा है इधर धरती खींच रहा है, बीच में ठहर गया, उससे ज्यादा तो चंद्रमा पे गिर जाएगा, है ना। ये रूल होता है दो के बीच में जब डायरेक्शन चेंज हो रही हो। यहां भी ऐसा हो रहा है, तो जहां जहां डायरेक्शन चेंज होगी उसके हिसाब से लगाएंगे, इससे निकाल लेंगे। थोड़ा आंसर इतना अच्छा नहीं आ रहा है, थीम समझ गए कि करना क्या था। ठीक है, तो अब आप लोग करेंगे क्या ये बताओ, घंटी तो बज गई। एक डीपीपी करेंगे, और एक्सरसाइज 2 में से बताइए कुछ, एक्सरसाइज 2 में से कर लेते हैं कुछ, है ना। ये रही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट। एक्सरसाइज 2 में आप क्या निपटा चुके हैं ये बताओ मुझे। आप ऐसा करना, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में चलते हैं बंदो, सब्जेक्ट के वाले, उसमें से कुछ करते हैं। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में आप कहां तक कर चुके हो? 7 तक किया ना। अब करना 8 9 10 11 12 13 14 14, माने 14 तक कर लेना। पार्ट 3 एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 के 14 तक कर देना, इतना काफी है। एक डीपीपी हो गया, एक डीपीपी हो गया। और करोगे क्या? इतना बहुत है, ठीक है।